जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अजीत सिंह और ये मेरा यूट्यूब चैनल है दद्दा की खरी खरी। आज मेरे साथ एक विशेष मेहमान है। आपका नाम है नीरज जी। आपका परिचय ये है कि आप एक बहुत मशहूर ट्रैवल ब्लॉगर हैं और सारे देश में ट्रैवल करते हैं। और इससे पहले आप मेट्रो में जूनियर इंजीनियर के पद पे कार्यरत थे और आपने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और आजकल फुल टाइम ट्रैवलिंग ही करते हैं और ट्रैवल ब्लॉगिंग करते हैं। आपने 5 किताबें लिखी हैं और आपका एक बहुत ही मशहूर यूट्यूब चैनल है। क्या नाम है आप सर आपके? नीरज मुसाफिर। इनके चैनल का नाम है नीरज मुसाफिर। इनके चैनल का नाम है नीरज मुसाफिर और ये हिंदुस्तान में घुमक्कड़ी में एक अथॉरिटी माने जाते हैं। मतलब देश दुनिया के लोग इनसे सलाह लेते हैं कि साहब फलानी जगह घूमने जाना है तो क्या करें। तो आज हम इनसे कुछ बातचीत कर रहे हैं। नीरज भाई, पिछले दिनों भारत सरकार ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई और उस पर 3,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने खर्च कर दिए। तो कुछ लोग इसकी बड़ी आलोचना करते हैं कि ये 3,000 करोड़ खर्च दिए, इससे तो पता नहीं कितने लोग, कितने एम्स अस्पताल बन जाते, या ये बन जाता, ये बन जाता, इतने तो इसमें तो इतने गरीब लोग खाना खा लेते, इतने कॉलेज बन जाते। तो जबकि मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप किया है जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। इसके बारे में आपका क्या टेक है कि सरकार को ये 3,000 करोड़ रुपए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? देखो, जो इन्वेस्ट किए हैं वो पैसे तो वसूल हो चुके हैं। अच्छा, वो पैसे असल में खर्च नहीं किए थे, वो इन्वेस्ट किए थे गवर्नमेंट ने। अच्छा, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट था। हाँ, और इन्वेस्ट का मतलब यही हो कि वहां से रिटर्न आएगा। तो जितने भी पैसे इन्वेस्ट किए गए थे सारे के सारे हो चुके हैं वसूल। जितने उन पैसों में जितने गरीबों को खाना खिलाया जा सकता था उससे ज्यादा गरीब अभी भी खाना खा रहे हैं। उस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की वजह से अभी भी हजारों गरीब खाना खा रहे हैं। क्योंकि जब जनशताब्दी ट्रेन अहमदाबाद स्टेशन से चलती है, दिन में 2 बार चलती है, वहीं से भाई साहब वहीं से लोगों की इनकम शुरू हो जाती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक, पता नहीं कितने चाय वाले, कितने ठेले वाले, कितने जो है पूरी सब्जी वाले, उनका काम चलता है। 2 घंटे 4 घंटे बाद जब वो ट्रेन केवड़िया पहुंचती है, उसके बाद टूरिस्ट लोग वहां पहुंचते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अच्छा, एक चीज और है, वो एरिया है बहुत पिछड़ा एरिया था। वो नर्मदा नदी वहां पे पहाड़ों से निकल के मैदान में एंट्री करती थी और वहां पे कोई टूरिज्म नहीं था। वहां पे बड़ा पिछड़ा इलाका था, बहुत पिछड़ा इलाका था, किसी भी टूरिस्ट मैप में था ही नहीं। कोई रेलवे लाइन नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं थी। एक नैरो गेज की लाइन जाती थी, याद नहीं आ रहा मुझे, डबोई से आगे थोड़ा सा। तो अभी उस नैरो गेज की लाइन को कन्वर्ट ब्रॉड गेज कर दिया और उसे आगे केवड़िया तक बढ़ा दिया है। तो इसके अलावा कुछ भी नहीं था। एक चीज और भी है, 2001 में आया था भुज में भूकंप जी, कच्छ में। उससे पहले क्या था कि गुजरात गवर्नमेंट, मतलब कि किसी को भी अगर सजा देनी हो किसी भी सरकारी कर्मचारी को, तो उसे जो है कच्छ भेज दिया जाता था, उसका ट्रांसफर कर दिया जाता कच्छ। मतलब कि कच्छ की इमेज कुछ ऐसी थी, काला पानी है। किसी को अगर सजा पनिशमेंट देना, कच्छ भेज दो, इस तरह की इमेज थी। कोई टूरिज्म नहीं था, कोई कुछ नहीं था। 2002 में नरेंद्र मोदी बने गुजरात के मुख्यमंत्री जी। उसके बाद उन्होंने कच्छ में टूरिज्म की शुरुआत करी और शुरुआत में 3 दिन का एक फेस्टिवल आयोजित हुआ। उस फेस्टिवल का नाम था रण महोत्सव। जब भुज और कच्छ का पुनर्निर्माण हो गया उसके बाद हाँ जी, एग्जैक्ट साल मुझे पता नहीं है, शायद 8 या 9 में पहली बार रण महोत्सव का आयोजन हुआ था। उससे पहले वहाँ रण वगैरह देखने कोई भी नहीं आता था, एक आध कोई चला गया, कोई फैसिलिटी नहीं थी, कोई सुविधा नहीं थी। आज की डेट में वो रण महोत्सव 4 महीने का होता है और उससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हजारों लोग अब रोजगार पा रहे हैं। तो इन चीजों का फर्क पड़ता है। ये गवर्नमेंट ने खर्च नहीं किए हैं स्टैच्यू यूनिटी पे, वो इन्वेस्ट किए हैं जी। एक एग्जांपल और मैं बता रहा हूँ, अमृतसर का जी। अमृतसर टूरिस्ट जाते हैं, अमृतसर में देखने लायक ले दे के 1-2 चीजें हैं, गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग। दोनों पास है, 2 घंटे में काम खत्म हो जाएगा। अमृतसर का पूरा टूरिज्म 2 घंटे में समाप्त हो जाता है। 2 घंटे में समाप्त। सुबह शताब्दी पकड़ो दिल्ली से, अमृतसर उतरो दोपहर को, 2 घंटे में घूम के वही शताब्दी शाम को 5 बजे पकड़ के रात तक दिल्ली हो गया अमृतसर। लेकिन वहाँ पे एक प्रोग्राम ऐसा होता है जिस वजह से लोग अमृतसर में और ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, यहाँ तक कि रात को भी रुकते हैं। अब उस प्रोग्राम की वजह से नाइट स्टे होने लग गया। वो क्या है प्रोग्राम? वो प्रोग्राम है अटारी बॉर्डर पे, वाघा बॉर्डर पे परेड।
उसकी वजह से अमृतसर से हजारों लोग रोजाना ऑटो से, टैक्सी से, किसी भी तरह से बॉर्डर जाते हैं। टैक्सी वालों को रोजगार मिलता है, जब तक वापस आते हैं तब तक शताब्दी चली जाती है। अब या तो ओवरनाइट ट्रेन पकड़ो दिल्ली वगैरह के लिए जो कि लिमिटेड है, या फिर वहां पे होटल में रुकते हैं। इससे बहुत सारे लोग, हजारों लोग एक दिन एक्स्ट्रा रुकते हैं अमृतसर में जी, जिससे कि होटल वालों का, ढाबे वालों का, सबका काम चलता है। अब आपको मैं बताऊं, वो परेड साहब मैंने भी देखी है। वहां पे क्या है कि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है और वहां से गेट है, गेट से हमारा व्यापार और जो भी यात्री है वो ट्रांसफर होते हैं। तो इंडियन साइड में साहब जब ये परेड पॉपुलर होने लग गई तो इन्होंने क्या किया, बाकायदा वहां बैठने का एक स्टेडियम नुमा सीढ़ियां बना दी और उन सीढ़ियों की जो कैपेसिटी है वो लगभग 10 से 15 हजार होगी। हाँ। और वो सामान्य दिनों में पूरी तरह पैक रहता है। हाँ। अब क्या है, सिक्योरिटी रीजन से कारें तो लगभग आधा पौना किलोमीटर दूर रोक दी जाती हैं, जो आम पब्लिक की कारें हैं। वहां से फिर वो आधा पौना किलोमीटर पैदल आते हैं। परेड शुरू होती है मान लो 5 बजे, पर चूंकि दूर से आना होता है, जगह में बैठने की मिलेगी नहीं मिलेगी, थोड़ा सेफ साइड लेके जो सैलानी हैं वो 4, 3:30, 4 बजे जुटना शुरू हो जाते हैं। तो अब एक चीज मैंने देखी, कई हजार बोतल तो पानी बिक जाता है। हाँ। क्योंकि वहां गर्मियों के मौसम में या इवन सर्दियों में भी पानी की बड़ी समस्या होती है। तो उस परेड में कई हजार बोतल तो पानी बिक जाता है और उसके बाद लगभग वो पूरा कार्यक्रम 2 सवा 2 घंटे आदमी वहां रहता है। तो 15,000 आदमी वहां बैठते हैं। उसके बाद जब परेड खत्म हो जाती है तो वहां से वापस चलते हैं। तो वापसी में पिकनिक शुरू हो जाती है। तो वहां पे तमाम स्ट्रीट फूड के ठेले लगते हैं, आइसक्रीम की वो हो जाती है और गोलगप्पे, टिक्की, ये वो। उसके बाद वहां पे उन्होंने बीएसएफ की सोवेनियर शॉप बना रखी है। तो साहब मैंने एक अंदाजा लगाया कि ये 10-12 हजार जो रोज आदमी अमृतसर से वाघा की दूरी होगी 25-30 किलोमीटर, और 2,500 रुपए 3,000 रुपए टैक्सी वाले लेते हैं। मेरा अंदाजा था कि कम से कम 1,000-1,500 टैक्सी डेली अमृतसर से वाघा बॉर्डर का एक ट्रिप करती है। अब एक आदमी जिसने किस्तों पर टैक्सी ले ली, उसको रोजाना 3 से 4 हजार रुपए का बिजनेस मिल रहा है सिर्फ 25 किलोमीटर आने जाने में, ड्राइवर को मिल रहा है। तो अब आप ये सोचिए ना कि 1,000-1,500 टैक्सीज ऑपरेट कर रही हैं, जहां 15,000 आदमी को एक नाइट या एक दिन का एक्स्ट्रा स्टे करना पड़ रहा है उस एक इवेंट की वजह से। तो उस एक इवेंट की इकोनॉमी साल की कितने करोड़ की होगी आपका अंदाजा लगाओ। सैकड़ों हजारों करोड़ की इकोनॉमी सिर्फ वाघा बॉर्डर परेड की है। अब एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, बनारस की गंगा आरती। तब ये गंगा आरती पहले नहीं होती थी, ये पिछले 5-10 सालों से शुरू हुई है। आज आप किसी भी बनारस के टूरिस्ट से पूछ लो तो वो सबसे पहले पूछता है, यार वो गंगा आरती देखनी है। अब सब गंगा आरती शुरू होती है शाम 6 बजे, जब थोड़ा सा अंधेरा होने लगता है, और 1.5 घंटे चलती है। तो कहने का मतलब वहां 6 बजे से पहले लोग अच्छा क्या करते हैं कि वो घाट पे होती है, तो अब लोग देखेंगे कैसे, तो वहां पे सामने जो नाविक होते हैं ना, अपनी नावें लगा देते हैं। तो वहां बजरा सा एक बन जाता है। तो हजारों आदमी तो वो नावों पे चढ़ जाते हैं, बाकी सब कुर्सियों पे बैठ जाते हैं। तो 5-7 हजार आदमी रोज गंगा आरती देखता है। और गंगा आरती देखने के कारण आइटनरी में एक नाइट का स्टे बनारस में बढ़ जाएगा। पहले अगर आदमी बनारस एक दिन रुकता तो अब गंगा आरती के कारण उसे 2 दिन रुकना है। तो होटल्स की ऑक्यूपेंसी बढ़ गई, ढाबों की सेल बढ़ गई, हर चीज की है। तो आप बताइए ना, अकेली गंगा आरती की इकोनॉमी अगर टोटल जोड़ देंगे तो शायद 1,000 करोड़ से ऊपर की होगी। तो सर इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट जब गवर्नमेंट क्रिएट करती है, जब गवर्नमेंट ऐसा इन्वेस्टमेंट करती है, या टूरिज्म के क्षेत्र में जब ऐसे नए इवेंट्स क्रिएट होते हैं, तो उससे टूरिज्म बढ़ता है। और मोदी जी हमेशा एक बात कहते हैं कि भैया टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसमें 5 स्टार और 7 स्टार
होटल वाला कॉर्पोरेट भी कमाता है, और चाय बेचने वाला, चाय की टपरी वाला भी कमाता है, भुट्टा बेचने वाला भी कमाता है, और ढाबे वाला भी कमाता है। अभी कोरोना से पहले 2 साल पहले मोदी जी ने प्रोमिस करवाया था ना पूरे देश से कि अगले 5 साल में 15 डेस्टिनेशन पे जाना है। हाँ जी। कोरोना की वजह से चलो नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो इसका यही रीजन था कि डेस्टिनेशन पे जाना है। डेस्टिनेशन लोगों के सामने गिने चुने हैं, डेस्टिनेशन कैसे बढ़ाने हो गवर्नमेंट का काम है। जैसे गुजरात गवर्नमेंट ने किया, कच्छ को बढ़ा दिया। आज के टाइम में कच्छ रण महोत्सव 4 महीने चलता है, नवंबर से लेकर फरवरी तक, और सारी लग्जरी सुविधा होती है जो हर साल सितंबर अक्टूबर में वहां पे प्रोवाइड कराई जाती है। नए सिरे से टेंट कॉलोनी बनाई जाती है, और फिर मार्च अप्रैल में उन्हें हटा लिया जाता है, क्योंकि वहां पे भरता है पानी, कोई टूरिस्ट आता नहीं है, गर्मी होती है जबरदस्त। ठीक है, इसी तरह से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, इसी तरह से और छोटे छोटे डेस्टिनेशन है। जैसे गुजरात में नडा बॉर्डर, नडा बेट भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो गुजरात टूरिज्म ने बीएसएफ के साथ मिलके बॉर्डर को आम लोगों के लिए खुलवाया है। बॉर्डर पे आम लोगों की जाने की अनुमति नहीं होती है। पूरे राजस्थान में कहीं पे भी आम टूरिस्ट बॉर्डर तक नहीं जा सकता। तनोट तक जा सकता है, लेकिन वहां से बॉर्डर है 20 किलोमीटर। लोंगेवाला तक जा सकता है, बॉर्डर है 20 किलोमीटर, लेकिन एग्जैक्ट बॉर्डर तक नहीं जा सकता कहीं पे भी जी। पंजाब में केवल वहां पे जा सकता है जहां पे सेरेमनी होती है। अमृतसर अटारी, हुसैनी वाला, हाँ हुसैनी वाला में भी सेरेमनी शुरू की है जी। 3 जगहों पे जा सकता, बाकी कहीं नहीं जा सकता। जम्मू कश्मीर में कहीं पे भी नहीं जा सकता, बॉर्डर एग्जैक्ट बॉर्डर तक, तारबंदी जहां पे हो रही है। वहां गुजरात गवर्नमेंट ने और बीएसएफ ने मिलकर प्रोग्राम शुरू किया नडा बेट बॉर्डर पे, तो अब वहां पे भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं। धीरे धीरे वो स्पोर्ट भी पॉपुलर हो रहा है। अच्छा, बांग्लादेश बॉर्डर पे भी बीएसएफ है, तो वहां पे जितने भी स्टेट है, सारे स्टेट कोशिश कर रहे हैं बीएसएफ के साथ मिलकर कि भाई उनके बॉर्डर पे भी सेरेमनी हो, जिससे कि उनके स्टेट में टूरिज्म बढ़े। अभी पिछले दिनों सिलीगुड़ी में शुरू किया था उन्होंने। ओके, तो अब मतलब वाघा बॉर्डर की सेरेमनी ने इतना एक अट्रैक्शन पैदा कर दिया कि हर बॉर्डर पे हर स्टेट चाहता है कि हमारे यहाँ भी सेरेमनी हमारे यहाँ पे हो जी। पिछले दिनों जब वो रेलवे लाइन का लिंक हुआ था सिलीगुड़ी और बांग्लादेश के बीच में, एक मालगाड़ी वगैरह भी चली थी, तभी उसी टाइम वहां पे बॉर्डर सेरेमनी भी हुई थी, और बीएसएफ ने कहा था कि भाई हम इसे जो वीकली बेसिस पे किया करेंगे, हर संडे को। इसके अलावा डेली बेसिस पे अगरतला में होता है। तो जहां पे नहीं होता वहां पे भी स्टेट गवर्नमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है बीएसएफ के साथ कि भाई वहां पे भी सेरेमनी हो। केवल मकसद एक ही है कि टूरिज्म बढ़े, नए नए टूरिस्ट। अभी कौन सा आसाम में एक फॉरेस्ट को नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया। क्या मकसद है इसका? एक नेशनल पार्क के नाम से टूरिस्ट आए वहां पे, जिन्होंने काजीरंगा देख लिया, जिन्होंने मानस देख लिया, जिन्होंने नामेरी देख लिया, वो लोग एक नया नेशनल पार्क भी देखने आए। तो ये चीजें गवर्नमेंट करती है, टूरिज्म डिपार्टमेंट करता है। मैं आपको इसमें एक चीज और ऐड करता हूं, दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जिनकी पूरी 100% इकोनॉमी ही टूरिज्म बेस्ड है। हाँ। और जैसे हमने ये बताया गया कि इंग्लैंड में, अमेरिका में जो एकदम नॉन डिस्क्रिप्ट और जिनका कोई महत्व नहीं है, उनको भी जबरदस्ती टूरिस्ट प्लेस बना के प्रोजेक्ट कर दिया जाता है, इतना ज्यादा प्रचार कर दिया जाता है। वहां पे वो बताते हैं कि कोई एक रेलवे स्टेशन है, वहां पे एक पट्टिका लगी हुई है कि यहां पर कभी एक कोई गुमनाम सैनिक किसी युद्ध से लौटते हुए बहुत थक गया था, तो यहां पे थोड़ी देर बैठा था, उस कुर्सी पे, उस जगह पे एक पट्टिका लगा दी कि एक गुमनाम सैनिक कभी बैठा था। अब मतलब ये टूरिस्ट स्पॉट होने चाहिए, उस जगह को देखने के लिए बताते हैं, तो हजारों जो सैलानी जो है वो आते हैं कि वो जगह देख के नहीं जाओ, वो गुमनाम सैनिक बैठा था। अच्छा, ये भी पता नहीं बैठा था कि नहीं बैठा था कौन बैठा था, क्या था। तो अच्छा, तो हमारे देश में तो ऐसे हजारों नहीं लाखों स्पॉट्स हैं जो आज भी नेग्लेक्टेड पड़े हुए हैं और उन्हें प्रमोट किया, हाईलाइट किया जाना चाहिए। अब आपको मैं एक और एग्जाम्पल जोड़ देता हूं इसमें, कुंभ इलाहाबाद प्रयाग में कुंभ हुआ था। तो पहले कुंभ में इतनी दुर्व्यवस्था होती थी कि भारत का जो मिडिल क्लास है ना, वो वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते अरे यार वहां बड़ी गंदगी होती है, वहां बहुत बुरा हाल होता है, वहां पे इतनी दुर्व्यवस्था होती है, वहां इतनी बदबू होती है कि वहां कौन जाए।
इस बार साहब कुंभ जब शुरू हुआ तो लोगों को तो मालूम नहीं था कि कुंभ की तो पूरी व्यवस्था चेंज होगी। तो तब शुरू में 1-1.25 महीने जब कुंभ चल गया, लोग गए नहीं। शुरू में तो जो आम श्रद्धालु जाते थे ना स्नान करने, वो गए। फिर धीरे 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 खबर फैलने लगी, अब की बार कुंभ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत व्यवस्था है, बहुत व्यवस्था है। तो लोग बताते हैं कि कुंभ में जो आखिरी महीना होता है, वो उसमें कुंभ उठने लगता है, मेला उजड़ने लगता है। कहते इस बार तब मेला सजने लगा। तो पहले जब श्रद्धालु नहा के निकल गए तो इंडिया के मिडिल क्लास ने आना शुरू किया और वहां पे फ्लाइट चलती थी, इलाहाबाद फ्लाइट उतरती थी। कहते शुरू के दिनों में, कुंभ के शुरू के 1 महीने में, 1.5 महीने में फ्लाइट में सीटें मिल जाती थी। जिस दिन आखिरी दिन था उससे 1 महीना पहले तक एक दिन भी बुकिंग नहीं थी, 1-1 महीने बुकिंग थी, इतनी जबरदस्त। तो कहने का मतलब है जब आप एक अच्छी व्यवस्था देंगे तो कुंभ जैसी जगह में जहां आम मिडिल क्लास नहीं आ पाता था, आना चाहता था पर दुर्व्यवस्था के कारण नहीं आ पाता था। तो साहब उन्होंने एक जगह ये भी मैंने आलोचना पढ़ी कि आपने कुंभ पे 5,000 करोड़ खर्च दिए हैं। ये जो आलोचना करने वाले लोग होते हैं इनको तो हर चीज में आलोचना चाहिए होती है। इतने गरीबों को हाँ एक टाइम का भोजन, इससे इतने गरीबों को एक टाइम का भोजन मिल जाता। तो साहब फिर वो आप ये बताइए कुंभ की इकोनॉमी कितनी बड़ी इकोनॉमी होगी कुंभ की। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, पहले आपने 4 धाम पहले भी देखा था, है ना, उत्तराखंड में। उसके बाद वो त्रासदी हो गई। अब जब ये 4 धाम का जो रोड प्रोजेक्ट बन रहा है, अब इसके बाद जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड की टूरिज्म में आप उत्तराखंड का फ्यूचर क्या देखते हैं? देखो उत्तराखंड का सारा इकोनॉमी जो टूरिज्म पे बेस्ड है। अच्छा, उत्तराखंड की मैक्सिमम जीडीपी जो टूरिज्म पे बेस्ड है। टूरिज्म में भी सबसे बड़ा रोल है 4 धाम का। 4 धाम का सीजन चलता है 6 महीने, 6 महीने, मई से लेके सितंबर अक्टूबर तक। उन 6 महीने में भी 2 महीने पीक होते हैं, मई और जून। गवर्नमेंट को आया समझ में कि भाई ये 4 धाम का जो प्रोजेक्ट है इसे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा फुटफॉल हो रहा है, इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान है। अगर सामने वाला खुश होकर जाएगा तो वो उत्तराखंड को ही फायदा होगा। गवर्नमेंट भी को भी पता है कि मैक्सिमम लोग आ रहे हैं और उनको क्या सुविधा चाहिए, बेसिक सुविधा क्या है ये सब पता है। बेसिक ट्रांसपोर्ट, सड़कें, उसमें अभी तक उत्तराखंड में उतना काम हुआ नहीं है आज की डेट में भी, लेकिन धीरे धीरे चल रहा है। हिमाचल में अच्छा काम हुआ है। मनाली से दिल्ली वोल्वो चलती है। उत्तराखंड में केवल हरिद्वार से दिल्ली, देहरादून से दिल्ली वोल्वो चलती है। गंगोत्री से दिल्ली नहीं चलती। क्यों नहीं चलती जी? क्योंकि जी सड़कें पतली हैं। सड़कें जो है वोल्वो के लिए, बड़ी गाड़ियों के लिए ठीक नहीं है। तो इस चीज को समझा गवर्नमेंट ने कि भाई आज की डेट में वोल्वो वगैरह एक जरूरत है लोगों की। इतनी दूर लोग अपनी गाड़ी से नहीं आना चाहते, बहुत लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती। बहुत लोग पहाड़ों पे ड्राइविंग से डरते भी हैं। और फिर 15-16 घंटे कौन ड्राइव करेगा? बहुत ही कम लोग, उतने लोग नहीं करते। उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी साधारण बस से लेकर वोल्वो वगैरह तक एक सिंपल छोटी सी बस जाती है जी पहाड़ों से ऊपर उत्तरकाशी तक। दिल्ली से गंगोत्री एक छोटी सी बस चलती है। अगर वोल्वो चले तो क्या दिक्कत है? अब चलेंगे, अब जब सड़कें चौड़ी हो रही है। अच्छा, हिमाचल पे हम थोड़ा बाद में आएंगे। हाँ। अब मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि उत्तराखंड में टूरिस्ट सीजन सिर्फ 6 महीने का है। हाँ। तो जो 6 महीने का जो लीन सीजन है, आप तो घुमक्कड़ आदमी हो, आपने तो उत्तराखंड का एक मिनट खंड देखा है। लीन सीजन के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? सर्दियों में 4 धाम की यात्रा नहीं चलती। उसके लिए कुछ डेस्टिनेशन जैसे कि केदारकंठा का ट्रैक होता है, वो बड़ा जबरदस्त चलता है। इसके अलावा हरकी-दून वाला ट्रैक जो है, हरकी-दून केदारकंठा, अच्छा, दोनों सेम रीजन में है। इसके अलावा चोपता तुंगनाथ बहुत जबरदस्त चलता है सर्दियों में। अभी आजकल लोग हरसिल भी जाने लगे हैं। उतना जाते नहीं है लेकिन जाने लगे हैं। ओली में जो स्कीइंग का जो ओली जो हुआ, ओली में चलने लगा। ओली तो कहने का मतलब विंटर स्पोर्ट्स को अगर बढ़ावा दिया जाए। हाँ। अच्छा, इसके साथ साथ हम कुमाऊं, जो 4 धाम की जो यात्रा होती है वो केवल गढ़वाल में होती है जी। उसका डायरेक्ट फायदा कुमाऊं को नहीं मिलता। अच्छा, कुमाऊं को नहीं मिलता। कुमाऊं की अपनी इकोनॉमी है। अच्छा, वो कुमाऊं की क्या इकोनॉमी है? वो है एक तरह से हिमाचल जैसी।
अच्छा जी। वो पूरे साल चलने वाली है। वहाँ के जो डेस्टिनेशन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हुआ, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, जागेश्वर, बागेश्वर, पिथौरागढ़, मुनस्यारी, धारचूला, ये जो पूरा एरिया है ये पूरे साल चलने वाला है। खासकर जागेश्वर, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, ये तो पूरे साल चलते ही चलते हैं। सर्दियों के लिए एक तो जो एडवेंचरस एक्टिविटी है, ट्रैकिंग वगैरह हुई, एडवेंचर स्पोर्ट्स, हाँ, ट्रैकिंग वगैरह हुई, या स्नो स्पोर्ट्स हुए, ओली टाइप के। अभी पूरे उत्तराखंड में ओली का ही नाम आता है। अब स्नो की बात करोगे, ओली हर कोई ओली समझेगा। ओली के अलावा और कोई नहीं है, और कोई है नहीं। जबकि स्नो होगा कम से कम 20 जगह। हाँ, लोग बाग जानने लगे हैं चोपता तुंगनाथ को, लेकिन मांग ये उठ रही है कि सर्दियों में मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो लोगों को वहां मत जाने दो। उत्तराखंड के लोग कहते हैं कि मंदिर के कपाट बंद हैं तो लोग चोपता तुंगनाथ क्यों जा रहे हैं। ये गलत बात है। गंगोत्री के कपाट बंद है तो गंगोत्री तक लोग क्यों जा रहे हैं। एक तरफ तो टूरिज्म भी बढ़ाना है और एक तरफ इस तरफ। बुग्याल हुआ, बुग्याल में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा कि भाई बुग्यालों में कोई नहीं जाएगा और नाइट स्टे कतई नहीं करेगा। 3-4 साल पहले बुग्याल क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड मीडो होते हैं जहाँ पे ट्री लाइन खत्म हो जाती है। उसके बाद ज्यादा पे शिकारी माता है, शिकारी माता हुआ, ट्री लाइन खत्म होने के बाद घास शुरू होती है। फिर एक सर्टेन लेवल के बाद वो घास भी खत्म हो जाएगी, फिर स्नो लाइन शुरू होती है। स्नो लाइन के ट्री लाइन के बीच का जो एरिया है वो बुग्याल है, उसे बुग्याल कहते हैं। बुग्याल होते हैं 3000 से लेके 4000 मीटर तक। फुट कितने हुए? 10,000 से लेके 15,000, 10 से 15,000 फीट के बीच में। 10 से 15,000 फीट तक जी। कुछ बुग्यालों तक सड़क बनी है, कुछ तक सड़क नहीं बनी है। जैसे चोपता हुआ, चोपता बुग्याल है। इसके अलावा ओली हुआ, ओली भी बुग्याल है। ओली से ऊपर चले जाओ, गोरसों, गोरसों बुग्याल हुआ। तो यहाँ तो लोग वहाँ जा रहे हैं तो लोगों को पता है। बहुत सारे बुग्याल ऐसे हैं जिनका लोगों को नहीं पता, ट्रैकिंग होती है। कुछ बुग्याल फेमस हो गए, रूपकुंड जाते हैं तो बेदनी बुग्याल फेमस हो गया, दयारा बुग्याल हो गया उत्तरकाशी के पास, पवाली कंठा बुग्याल हो गया। बहुत सारे बुग्याल है उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कह दिया भाई बुग्यालों में कोई भी नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बुग्याल सारे रिमोट एरिया में, तो जब वहां पे लोग जाते हैं तो उन गांवों को भी फायदा होता है। वहां पे उनके होम स्टे चलते हैं। अब उत्तराखंड हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि कोई भी नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हाई कोर्ट का ये मानना था कि बहुत सारे लोग जा रहे हैं तो बुग्यालों की जो वो है इकोसिस्टम है वो खराब हो रहा है जी। तो ऐसा नहीं, उसकी बजाय गवर्नमेंट को कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करना था कि इतने लिमिट से ज्यादा लोग ना जाएं। भले 100% पर डे कर दो, परमिट सिस्टम 50% पर डे कर दो। मैक्सिमम बुग्यालों तक गाड़ी नहीं जाती है, पैदल लोग जाते हैं, तो पैदल लोगों से उतना कोई खतरा है नहीं। हाँ जी। लेकिन फिर भी जब हजारों लोग जाएंगे एक जगह पे तो खतरा होता है, खतरा होगा। भले ही 50 लोगों का पर डे का सिस्टम कर दो, जैसे गोमुख पे है। गोमुख पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परमिट इश्यू करता है 150 लोग पर डे। ऑनलाइन सिस्टम है, उससे ज्यादा है ही नहीं। उसी हिसाब से गोमुख पे और भोजवासा पे, गोमुख पे तो नहीं है, भोजवासा पे रुकने की व्यवस्था है। 150 लोगों का परमिट है तो भाई 150 लोगों के वहां पे रुकने की व्यवस्था है। इसी तरह के सिस्टम दूसरी जगहों पे किए जा सकते थे। तो एकदम कंप्लीट बैन उत्तराखंड में, ये गलत बात चल रही है। उन्हें ना गुजरात से सीखना चाहिए कि किस तरह से नए नए डेस्टिनेशन, नए नए अननोन डेस्टिनेशन किस तरह से डेवलप किए जाते हैं, किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो चीज गुजरात से सीखनी चाहिए जी। तो इसका मतलब ये गवर्नमेंट अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स पे हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है तो वो इनफैक्ट लोगों को रोजगार देने का ही एक माध्यम है। इसको वेस्टेज या वैनिटी प्रोजेक्ट्स के रूप में न देखा जाए, ये गलतफहमी है। खर्चा नहीं है, खर्चे में और इन्वेस्टमेंट में होता है अंतर जी। इन्वेस्टमेंट में तो आपको रेगुलर इनकम होगी जी। अगर कोई गवर्नमेंट 3000 करोड़ खर्च कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, तो वो बहुत जल्दी वापस हो जाएगा। तो आज के लिए इस एपिसोड में सब इतना ही। अगले एपिसोड में हम इस चर्चा को जारी रखेंगे और हम अगले एपिसोड में हम हिमाचल और लेह लद्दाख सेंट्रिक बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।